आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम ममता बनर्जी बोली, पश्चिम बंगाल का नहीं होगा विभाजन, विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। संजय राउत का तंज, कहा राजनीति के कच्चे नींबू देवेंद्र फडणवीस। राज ठाकरे हर साल नए सिरे से शुरू करते हैं पॉलिटिक्स। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और शरद पवार समेत तमाम नेताओं से करेंगे मुलाकात। राज ठाकरे ने 2 विधानसभा सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा, महाराष्ट्र में बढ़ाई भाजपा की टेंशन। एमसीडी में मनोनीत पार्षद के मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के पक्ष में सुनाया फैसला। वक्फ बोर्ड विधेयक पर अखिलेश यादव बोले, मुसलमान भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है भाजपा। बांग्लादेश हिंसा में 97 की मौत, इंटरनेट सस्पेंड और कर्फ्यू लागू, भारत ने नागरिकों को दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज राज्य को विभाजित करने की किसी भी प्रयास के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। राज्य को बांटने की कोशिशों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल का बंटवारा नहीं चाहते हैं। जिस वक्त विधानसभा में बंटवारा विरोधी प्रस्ताव को लाया गया, उस वक्त काफी हंगामा भी देखने को मिला। विधानसभा में चर्चा के दौरान नया प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 2 प्रमुख बिंदु शामिल थे। इसमें पहला कि हम किसी भी विभाजन की मांग किए बिना बंगाल की रक्षा करेंगे और दूसरा, हम बंगाल में विकास के लिए काम करेंगे। सदन में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इन बिंदुओं को लेकर सुझाव भी दिया था। प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही ये साफ हो गया है कि हाल फिलहाल में बंगाल के किसी भी जिले का विभाजन नहीं होने वाला है। दरअसल काफी वक्त से बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि उत्तर बंगाल के 2 जिलों और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। साथ ही उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा बना दिया जाए। कुछ दिन पहले ही बीजेपी बंगाल प्रमुख सुकांता मजूमदार ने कहा था कि अगर उत्तर बंगाल को पश्चिम बंगाल के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर के साथ शामिल किया जाता है तो उत्तर बंगाल को केंद्रीय योजनाओं से धन का उचित हिस्सा मिलेगा और क्षेत्र में विकास देखा जा सकता है। लंबे समय से ये आरोप लगते रहे कि उत्तर बंगाल में मौजूद राज्यों की अपेक्षा की जाती है। उत्तर बंगाल के जिलों की प्रति व्यक्ति आय भी काफी ज्यादा कम है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ अभी तक विकास कार्य पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया है। हालांकि राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राजनीति के कच्चे नींबू हैं। इसके अलावा उन्होंने एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के मणिपुर वाले बयान पर भी हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने राजनीति में नई शुरुआत की है। वे हर साल नए सिरे से राजनीति शुरू करते हैं। उनकी राजनीति मैच फिक्सिंग पर होती है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर बोलते हुए कहा है कि मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें जेल में एक अपराधी की मदद लेनी पड़ रही है, जिससे पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस कितने चक्र में फंसे हुए हैं। संजय राउत ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान कई चर्चाएं और बैठकें होंगी। ये उद्धव ठाकरे की संवाद यात्रा है। इस दौरान वो कई सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का यह पहला दिल्ली दौरा है। वह एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधेयक पेश किए जाने के संबंध में खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये बिल लाया गया है। जब संसद में आएगा तो देखेंगे, संविधान के दायरे में चीज होनी चाहिए। देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन मैं मानती हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है। बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, मैं इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दूंगी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे 6 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे। वो कल से अगले 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं से भी दिल्ली दौरे के दौरान बातचीत कर सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अगले 3 दिनों में उद्धव ठाकरे का शेड्यूल क्या रहेगा इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी के साथ आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे भी दिल्ली जा रही हैं। इस दौरे के दौरान उनकी कई नेताओं से मुलाकात होगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनके एनसीपी शरद चंद्र गुट के नेता शरद पवार से भी मुलाकात करने की योजना है। इन लोगों से मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे रमेश सिसोदिया से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के दौरान कई स्तरों पर सियासी चर्चाएं और बैठकें होंगी। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के कई सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा एक तरह से सियासी संवाद यात्रा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुंबई की शिवडी विधानसभा से बाला नांदगांव और पनवेल से दिलीप घोत्रे को उम्मीदवार बनाया गया है। राज ठाकरे की इस रणनीति ने एनडीए और महायुति एनडीए दोनों को टेंशन में डाल दिया है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन दिया था। राज ठाकरे ने 25 जुलाई को ऐलान किया था कि एमएनएस राज्य में 225 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसके साथ गठबंधन होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, इस भ्रम में नहीं रहें। राज ठाकरे ने कहा था कि आने वाली विधानसभा चुनाव में मुझे कुछ भी करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सत्ता में बिठाना है। लोग मुझ पर हंसेंगे पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये होने वाला है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की घोषणा की थी। घाटी से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर भाजपा के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये हमारे एजेंडे में था। मतलब हम लोग के एजेंडा में था और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 कश्मीर से हटा। अब वहां कोई भी देश का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, बस सकता है। पहले ये सुविधा वहां पर नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले की सीमा पर समीजा गांव में 1 अगस्त को बादल फटने की घटना सामने आई थी। बादल फटने की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। बादल फटने की घटना के बाद से यहां के कई लोग लापता हैं। करीब 385 जवानों की एक बड़ी टीम घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुन्नी डैम में महिला का शव बरामद हुआ है। इसकी उम्र 20 से 25 साल है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुछ लोग अब भी लापता हैं। 5वां दिन आज शुरू हो गया है और हमने जो एक्स्ट्रा मशीनरी डिप्लॉय की थी अलॉन्ग विद जो हमारे सर्च की टीम है वो यहाँ पे उनका तलाशी अभियान जारी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग आज जो मलबा है उसको काफ़ी नीचे तक जो उसको सर्च किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मशीन्स द्वारा। और जो जहाँ पे भी डॉग्स हैं हमारे आर्मी के और एनडीआरएफ के, जहाँ पे उनको कोई ऐसा सेंसिटिव पॉकेट्स मिल रहा है तो उसको हम और ज़्यादा डीप एक्सक्यूट करवा रहे हैं ताकि कुछ पॉजिटिव हमें लीड मिल जाए। तो कोई उम्मीद है कि बॉडीज मिलने के जैसे मिल रहा है नीचे? तो क्योंकि ये यहाँ पे गांव जो अफेक्टेड हुआ है वो यहीं था तो प्रिलिमिनरी हमारा जो है कि हमें अब कुछ पॉजिटिव ट्रेसेस मिल सकते हैं जो मिसिंग पीपल हैं। तो कोशिश वही है। आज इसको तकरीबन हमने यहाँ पे 70-80% इसको पूरा कर दिया है। तो आज शाम तक इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको चेक कर लिया जाएगा। तो कौन से इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं इसको? पॉकलेन इसमें देखिए जी मशीनरी मिक्स है, मशीनरी एंड मैनुअल जो दोनों तरीके से हो जो सर्च हो सकता है उसके साथ है। साथ साथ यहाँ पे ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। लाइव जो स्टेटस डिवाइसेस है उसकी तरह से चेक किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स हैं हमारे, उनकी मदद ली जा रही है। तो बहुत टेक्निकल एज वेल एंड जहाँ पे मैनुअली इंटरवेंशन है, मशीन जहाँ पे डिप्लॉय है वो हर तरीके से वहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है। गैजेट की मशीनें यूज की जा रही है नीचे बॉडीज देखने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, वो एनडीआरएफ की वहाँ पे टीम है। अगर वहाँ पे कोई लाइव अगर कोई ऐसा बेसिकली वो कोई फ्लैश अगर वहाँ पे हो तो उसको सेंस कर लेता है, डिल इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो उसका भी यूज किया जा रहा है पूरे एरिया में। तो नंबर ऑफ मिसिंग अभी तक वही है, कोई और तो नहीं बढ़ी? देखिए फिलहाल जो अभी तक कंफर्म हो पाए हैं जो स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, ग्राम पंचायत और परिवार नकल से जो अभी तक हुए हैं तो वो 36 का आंकड़ा वही है।
और इसको पंचायत जो यहाँ के परिवार नकल और परिवार रजिस्टर उससे वेरीफाई कर दिया गया। तो फिलहाल 36 का आंकड़ा है। तो बॉडी तो नहीं मिला अभी तक? कुछ पार्ट्स हमें हुए हैं, तो उसमें अभी कहना जल्दी होगा कि वो इसी आपदा से जो अफेक्टेड जो हैं लोग उन्हीं के बॉडी पार्ट्स हैं या मिसिंग पर्सन जो हैं या कोई और। डैम में मिला? यहाँ से 14 किलोमीटर तकरीबन आगे मिला हुआ है, तो अभी उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कुछ इस पे टेक्निकल जो रिजल्ट्स आएंगे तभी इस बारे में कुछ कह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोचिंग सेंटरों में सेफ्टी के लिए गाइडलाइन बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों के जिंदगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर तो डेथ चैम्बर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोचिंग सेंटरों में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते तो उनको ऑनलाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं। कोचिंग संस्थान ऑनलाइन संचालित हो सकते हैं जब तक कि वहां पढ़ने वाले युवाओं के गरिमामय जीवन के लिए सुरक्षा मानदंडों और बुनियादी मानदंडों का पूर्ण पालन न हो। इन मानदंडों में उचित वेंटिलेशन, सुरक्षा मार्ग, हवा और रोशनी शामिल होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस मामले में जांच एजेंसी ट्रायल में देरी कर रही है। ये तो इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश में है। वकील ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को अपराध से कोई लाभ नहीं हुआ है। ईडी ने 162 गवाहों का हवाला दिया और 25,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए हैं। ये अक्टूबर में हुआ था। अब आंकड़े दिलचस्प होंगे। जुलाई 2024 में 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने 294 गवाहों का हवाला दिया और 31,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए। ईडी ने दस्तावेजों को अप्रमाणित दस्तावेजों में डालकर उन्हें छुपाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के दिल्ली उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ कर दिया है कि एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद बिना सरकार की सलाह के नियुक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थी और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। 1993 के एमसीडी में संशोधन का हवाला दिया गया, इसमें कि राज्यपाल के पास तो शक्ति है कि वो एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं। भाई, सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मोहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मोहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। आगे जो भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, आपको लगता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए से झटका लगेगा? तो क्या उसमें जीतेंगे हम लोग? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीतेंगे।
आगे क्या इसके खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? अब वो बैठ के पहले पूरा आदेश देखना होगा और क्या फिर उसके बारे में सरकार क्या करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में आरक्षण का आधार जातिगत भेदभाव है, न कि वर्ग। तो क्रीमी लेयर कहां से उठती है? अगर कोई व्यक्ति चुनाव एससी और एसटी सीटों से लड़ता है तो वो उसी सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए, क्रीमी लेयर, अब सवाल ये समझिए पहले आप, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संविधान की धारा 341 और 342 के तहत जो मिला है, 341 में आरक्षण का आधार शुद्ध रूप से जातीय भेदभाव है, आर्थिक ही नहीं है। आप उसमें क्रीमी लेयर का सवाल कहां से लेके आ रहे हैं? मुझे आप बताइए, बीजेपी का एक सांसद अगर एससी रिजर्व सीट से एक बार सांसद बन जाएगा तो वो तो क्रीमी लेयर हो जाएगा, फिर दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी का एक एमएलए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक एमएलए या एमपी एक बार एक एससी रिजर्व सीट से लड़ जाएगा, फिर वो क्रीमी लेयर हो जाएगा, दोबारा उस सीट से तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप दलित और आदिवासियों का जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे आप समाप्त करना चाहते हैं संसद और विधानसभाओं में। भाई, एक बार में किसी का नेतृत्व उभर के नहीं आ पाता सामने कि आपने एक बार एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, लेकिन आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो तो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, फिर दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, चिराग पासवान जी से लेके और जो भाजपा के भी अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि दोबारा अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाए जाने की चर्चा है। हालांकि आज ये विधेयक संसद में नहीं आया है। इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़। यूपी के अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फैजाबाद अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या दुष्कर्म कांड के दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। सुनिए, हाँ, अयोध्या का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है।
समाजवादी पार्टी की मांग है। अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है, और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी, बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। गोमती नगर में छेड़छाड़ की घटना और अयोध्या दुष्कर्म मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर पलटवार किया है। अखिलेश ने योगी सरकार पर मुसलमानों और समाजवादियों को बदनाम करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने विधानसभा में यादव और मुस्लिम आरोपियों का नाम लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन 2 का ही नाम क्यों लिया गया। उन्होंने अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता के डीएनए टेस्ट की मांग को सही बताया और कहा कि योगी सरकार 7 साल से अधिक सजा वाले मामले में ये कानून लेकर आई है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र, यूपी और भाजपा की तमाम राज्य सरकारें मुसलमानों की कितनी हितैषी हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इनका मकसद इन वर्गों को कमजोर करना है। मुसलमानों की कितनी हितैषी है केंद्र और यूपी की सरकार और तमाम सरकारें बीजेपी की, इसके से छिपा हुआ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मकसद जो है इन वर्गों को कमजोर करना हो सकता है, ताकतवर करना नहीं हो सकता। कभी हम अच्छी तरह जानते हैं। बिहार के हाजीपुर में करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। घटना रविवार देर रात की है। 11,000 वोल्ट के तार से डीजे सिस्टम सट गया, जिससे यह हादसा हो गया। आग लगते ही डीजे ट्रॉली धू कर जल गई। ये पूरा मामला हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। मौके पर जिले के तमाम वरीय अधिकारी, पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में कमरिया लोग जा रहे थे डीजे लेकर। डीजे काफी ऊंचा था और वहां पर 11,000 वोल्ट तार जा रही, उसमें सट गया है। सटने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
मृतक लोगों का पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर कुछ मांग वहाँ पे लोग कर रहे थे कुछ प्रशासन, जिला प्रशासन देख रहा है, जो भी उचित होगा कार्रवाई होगी। सर अभी भी काफी सारे डीजे हैं जो ऊंचे हैं, लंबे, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में रविवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में पुलिस की फायरिंग और झड़पों में कम से कम 91 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाई। बांग्लादेश के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले 19 जुलाई को सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन में 67 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को हुई झड़पों में कम से कम 13 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। इस बीच बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। पिछले महीने शुरू हुए मौजूदा प्रदर्शनों के दौरान सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। इसके साथ ही सोमवार से 3 दिन के आम अवकाश का भी ऐलान किया गया है। बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच भारत ने रविवार रात बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताजा घटनाओं के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी है। भारत ने नया परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण हिंसक झड़पों के बीच भारत भी अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।